प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। स्वागत है आप सबका किससे लोकतंत्र के एपिसोड 6 में। भारत में लोकसभा के 18वें चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले लोकसभा के कुल 17 चुनाव हो चुके हैं। कभी लोहे के बक्से में डाले जा रहे वोट अब ईवीएम में ट्रांसफर हो चुके हैं। किससे लोकतंत्र के पहले 5 एपिसोड में हमने आपको भारत में पहले लोकसभा चुनाव से जुड़े कई दिलचस्प किस्से बताए थे। आज बारी है छठे एपिसोड की। तो क्या आप जानते हैं कि पहले कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने की कितनी मारामारी रहती थी? उस समय पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत कई बड़े नेता चुनाव हार भी गए थे। अगर नहीं तो आइए आपको बता दें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने के साथ ही नेहरू के हाथों में कांग्रेस की कमान आ गई थी। सरकारी नीतियां बनाने के लिए अब पंडित नेहरू पूरी तरीके से आजाद थे, लेकिन उससे पहले नेहरू के पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन से मतभेद हो चुके थे। उस समय कांग्रेस का राजनीति में ऐसा बोलबाला था कि कहते थे कि कांग्रेस के टिकट से तो बिजली का खंभा भी चुनाव जीत जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके मतभेद पंडित नेहरू के साथ थे। आचार्य जेबी कृपलानी इनमें से एक थे। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना ली थी। वहीं नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नई पार्टी जनसंघ बनाई थी। किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसके प्रत्याशियों में से सिर्फ 9 ही जीत दर्ज कर पाए थे, जबकि भारतीय जनसंघ ने 49 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी ने 254 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 12 सीटें ही प्राप्त कर पाए। चुनाव के बाद सोशलिस्ट पार्टी का आचार्य कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी में विलय हो गया और नया नाम रखा गया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। 1991 और 1992 में चुनाव के वक्त घर घर जाकर वोट मांगा जाता था, जनसभाएं की जाती थी, रैलियां की जाती थी। दिल्ली की सड़कों पर, दीवारों पर, मूर्तियों पर, पूरे शहर में केवल चुनाव प्रचार के पोस्टर ही नजर आते थे। पश्चिम बंगाल के आवारा मवेशियों की पीठ पर तक लिख दिया गया था कि कांग्रेस को ही वोट दे। लेकिन जब सारी पार्टियां घर घर जाकर जनसभाएं कर रैलियां करके वोट मांग रही थी, तब केवल इकलौती कम्युनिस्ट पार्टी ही ऐसी थी जो रेडियो मास्कों पर अपना चुनाव प्रचार कर रही थी। इसमें ताशकंद में स्थित रेडियो स्टेशन से ट्रांसमीटर के जरिए प्रचार किया जाता था। कम्युनिस्ट पार्टी ने मद्रास से छपने वाले एक साप्ताहिक में लेख प्रकाशित करवाकर कांग्रेस को जमींदारों की पार्टी बताया था। इसमें कहा गया था कि उनका एकमात्र विकल्प कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसको पूरे भारत के मजदूरों और प्रगतिवादी लोगों का समर्थन मिल रहा है। ये सभी भारत के मुख्य दल थे, लेकिन इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में क्षेत्रीय दल भी चुनावी मैदान में थे। मद्रास में द्रविड़ कशगम, पंजाब में अकाली और बिहार में झारखंड पार्टी चुनावी मैदान में थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जयप्रकाश नारायण देश के बेहद अच्छे वक्ता के रूप में जाना जाता था। उनकी सभाओं में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती थी। चुनाव होने के बाद परिणाम आने में भी भारत में काफी समय लगा था। 25 अक्टूबर 1951 को जब भारत में पहला मतदान हुआ, उसी दिन ब्रिटेन में भी मतदान हुआ था, लेकिन ब्रिटेन में तो चुनाव का परिणाम अगले ही दिन आ गया। पर भारत में लोगों को इसके लिए महीनों इंतजार करना पड़ा था। जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से तंग आकर भले ही उनके साथियों ने अलग पार्टी बना ली थी, लेकिन पंडित नेहरू चुनाव प्रचार के वक्त अक्सर उन लोगों का नाम लिया करते थे। कई बार अपने चुनाव में भाषण के वक्त उन्होंने अंबेडकर, कृपलानी और जयप्रकाश नारायण की तारीफ करते हुए कहा था कि आज भले ही वो अलग हो, लेकिन एक जमाने में वो उनकी पार्टी और उनके सरकार में उनके साथ हुआ करते थे। इस तरह के लोगों का हमारी पार्टी में स्वागत है, लेकिन ये सभी लोग अलग दिशा में जा रहे हैं, जिससे उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा। नेहरू ने इस बात का दुख प्रकट किया कि उन्हें सोशलिस्ट पार्टी का विरोध करना पड़ रहा है, जिसमें उनके कुछ पुराने मित्र भी शामिल हैं। नेहरू कहते थे कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। चुनाव प्रचार के दौरान नेहरू ने करीब 2 करोड़ लोगों को सीधे संबोधित किया था। नेहरू की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर लगभग इतने ही लोग खड़े होते थे। फरवरी के अंतिम हफ्तों में पूरे देश में चुनाव खत्म हुआ। केरल के कोट्टायम चुनाव क्षेत्र में सबसे अधिक वोट डाले गए थे, जो करीब 80% थे। वहीं मध्य प्रदेश के शहडोल में सबसे कम 20% वोटिंग हुई, जिसमें से कांग्रेस ने 499 सीटों में से 364 सीटें जीती। तो वहीं राज्य विधानसभाओं ने 3280 सीटों में से 2247 सीटें प्राप्त की। जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद ईस्ट और जौनपुर वेस्ट संयुक्त सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। वहीं सीट आज फूलपुर के नाम से जानी जाती है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन कई बड़े चेहरे चुनाव हार गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर चुनाव से ठीक पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई थी। उन्होंने अपने भाषणों में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। अंबेडकर बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल की सीट से चुनावी मैदान में
उतरे थे। कांग्रेस ने उनके सामने उन्हीं के पीए रहे नारायण एस कजरोलकर को मैदान में उतारा था, लेकिन कांग्रेस की देश में लहर ऐसी थी कि अंबेडकर चुनाव हार गए। यहाँ तक कि 1954 में उपचुनाव में उन्होंने भंडारा सीट से फिर दावेदारी की, लेकिन वो दोबारा हार गए। हारने वाले नेताओं में प्रमुख तौर पर राजस्थान में जय नारायण व्यास, बंबई में मोरारजी देसाई का नाम भी शामिल था। किसान मजदूर प्रजा पार्टी के आचार्य कृपलानी भी फैजाबाद से चुनाव हार गए थे। हालांकि कुछ दिनों बाद वो भागलपुर से उपचुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचने में सफल रहे थे। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।